नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूएस, चाइना और ताइवान के बारे में। देखिए, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है जिससे पूरी दुनिया की नजर इस पर है और इससे वाकई जो इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है और साथ ही साथ वर्ल्ड ऑर्डर हो जाता है वो चेंज होता हुआ दिखाएगा। खबर क्या है भैया, क्योंकि हाल ही में ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से एक समिट में मिलने वाले हैं बीजिंग में, और इसकी वजह से हमारा जो ताइवान है वो बेचारा बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। वैसे ताइवान ने ये कहा भी है दैट ताइवान confident in US ties but hopes for no surprise ट्रम्प्स चाइना समिट। तो इसी वीक वो चाइना जाने वाले हैं, समिट अटेंड करने वाले, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भैया दोनों के बीच में ताइवान मुद्दे पर बातचीत ना हो, और इसीलिए ताइवान टेंशन में है क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं है। और आप सभी जानते हो कि इन्होंने रशिया के साथ मिलकर के यहाँ पर प्लान भी कर रखा है कि भैया हमला वगैरह करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि इंडिया इसमें किस करवट बैठने वाला है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया और ताइवान के संबंध भी बेहतर हो जाते हैं और यूएस के साथ भी हम बैलेंस करने का ट्राई करते रहते हैं। तो अब इंडिया इसमें क्या स्टेप लेगा, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। खबर ये थी कि इनका कहना था कि हमें पूरा भरोसा है ताइवान का कि वो जो यूएस हो जाता है वो किसी भी प्रकार का सरप्राइज नहीं देगा हमें, क्योंकि हमेशा ही वो हमारी मदद करता है। अब देखो ये मदद करता कैसे है, क्या क्या कर रहा है फिलहाल के समय में, और कौन से सरप्राइज की ये बात कर रहे हैं कि कहीं मुद्दा मतलब ताइवान से शिफ्ट होकर के चाइना की तरफ ना चला जाए। आप सभी को पता है कि यूएस इस समय ईरान वॉर से बाहर आना चाहता है, ठीक है, और बाहर आकर के उसने बोला है कि भैया मेरा पूरा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ होगा, चाइना की तरफ होगा। अब जिन सरप्राइज की बात ताइवान कर रहा है वो ये कह रहा है कि कहीं चाइना अमेरिका को कुछ बड़ी डील्स ना दे दे, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेकर के ना दे, और सबसे बड़ी चीज आरईआरईज हो जाती है जिसको लेकर के तो हमेशा ट्रंप पगला ही रहते हैं। अगर चाइना ने सप्लाई बंद कर दी तो ट्रंप का पूरा जो रक्षा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं शटडाउन होने के कगार पर आ जाता है। तो अगर आरईआरईज को लेकर के कोई बहुत बड़ी डील दी गई तो कहीं ये हमारा रक्षा बजट कम ना कर दे, ताइवान को जो मिलिट्री सपोर्ट देते हैं कहीं वो कम ना कर दे, ये ताइवान का मुख्य मुद्दा हो जाता है। और ऐसा ट्रंप कर सकते हैं क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कि कब वो कौन सा स्टेप ले। ट्रंप सेड भैया मुझे भी नहीं पता, मैं क्या करता रहता हूं, ठीक है। तो इसी की बात करें कि भैया हमें इस तरीके का कोई भी सरप्राइज नहीं चाहिए। दुनिया में अगर हम बात करें ताइवान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बेस्ट सेमीकंडक्टर का नाम लेते हैं ताइवान आता है, वैश्विक टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे आ जाता है ताइवान। अगर हम ताइवान में अस्थिरता बढ़ती है तो भैया वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो चेन है वो बिगड़ सकती है, इसलिए ताइवान को स्थिर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस अगर हम बात करें संभावित खतरों की, तो चीन अमेरिका के बीच में किसी भी डील को लेकर के परेशान है, और बातचीत होगी, डील होगी तो उसकी संप्रभुता पर खतरा आएगा, ये ताइवान जानता है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। मुख्य जो उसने सीधा सीधा कंक्लूजन दे दिया है कि भैया हमें एक लोकतंत्र के तौर पर अमेरिका ने स्वीकार किया है, अमेरिका हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है और अमेरिका हमारी मदद करेगा। अब चीन का रुख क्या हो जाता है, चीन हमेशा कहता है कि भैया जो ताइवान है वो तो हमारी टेरिटरी हो जाता है, ताइवान तो हमारा ही क्षेत्र है, और ताइवान को हम चाहे वो खुद ही आए और चाहे हम उस पर कब्जा करें, चाहे हम हमला करें, हम उसको तो लेकर के ही रहेंगे, और ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम पास्ट में देखें तो यूएस ने कई बार जब ताइवान मुद्दा आया है तो शी जिनपिंग को यहाँ पर थ्रेट भी किया है, ये भी कहा है कि भैया आप थोड़ा शांति से बैठो, ज्यादा उछलो कूदो नहीं, वरना जो इसका आउटकम होगा शायद वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, ऐसे थ्रेट भी पहुंचाया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अभी प्रेजेंट समय में किस प्रकार की मदद यूएस करता है ताइवान की, और अगर ये जाते हैं विजिट पर कोई बातचीत हो सकती है तो किन किन चीजों पर खतरा आएगा, एक एक करके यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, चाहे वो मिलिट्री को हो, चाहे वो ताइवान रिलेशन एक्ट हो जाए हमारा, चाहे स्ट्रैटेजिक चीजें हो जाए। शुरुआत करते हैं हम मिलिट्री को लेकर के। देखो यूएस क्या करता है, वो ताइवान को सैन्य सहायता देता है। इस सैन्य सहायता में वो पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या देता है, वो उसको देता है फाइटर जेट्स, साथ ही साथ देता है मिसाइल, टेक और हथियार सिस्टम, पूरा का पूरा आधुनिक हथियार सिस्टम से ताइवान को लैस कर दिया है यूएस ने, ताकि
फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत आए तो वो अपना इतना कैपेबल हो कि उससे लड़ पाए, ये देता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे एक कानून है 1979 का, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, ताइवान रिलेशन एक्ट, 1 जनवरी 1979। ये एक्ट यूएस लेकर के आया था यहां पर ताइवान के साथ, और इसमें डायरेक्टली क्लियरली मेंशन है इस एक्ट में, क्या है, टू हेल्प मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड टू प्रमोट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट बाय अथॉरिटीज टू कंटिन्यूएशन ऑफ द कमर्शियल, कल्चरल एंड द अदर रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द पीपल ऑफ ताइवान फॉर द पर्पसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि भैया हम पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की कामना करते हैं, किसके बीच में, यूएस एंड ताइवान के बीच में, तो वो हम हमेशा इनकी मदद करेंगे स्टेबिलिटी के लिए भी, और ये क्लियरली मेंशन है, मतलब बोल्ड शब्दों में इसमें लिखा हुआ है इस एक्ट में। तो इससे ये समझ में आता है कि खुले तौर पर यूएस ने कह रखा है कि अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ी किसी भी चीज में, देन आई एम हियर, एंड दैट्स व्हाई ताइवान ने बोला कि भैया हमें पूरा, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते इस मुद्दे पर, क्योंकि ट्रंप किस करवट ऊट बदल करके बैठेगा ये नहीं पता। ठीक है, आगे आते हैं स्ट्रैटेजिक रणनीति की। अगर हम अस्पष्टता की बात करें तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। देखो, यूएस एक तरफ सपोर्ट तो करता है, लेकिन यूएस कभी खुल करके नहीं कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला किया तुम यहाँ पर चाइना ने, तो हम पूरी तरीके से युद्ध में आएंगे या तुम्हारा युद्ध में आकर के तुम्हारे साथ युद्ध लड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, यूएस जानबूझ करके साफ नहीं कहता कि चीन हमला करेगा तो सीधे युद्ध करेगा या नहीं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, और इसको लेकर के थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है ताइवान के मन में भी। प्लस यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात करें तो यूएस के कई हाई लेवल नेता यहाँ पर ताइवान में विजिट करते रहते हैं, चीन पर दबाव से संबंधित जो चिंता है उसको जताते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिक एंड टेक सपोर्ट की बात करूं तो भैया सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ताइवान की कंपनियां यूएस में निवेश करती हैं, इसलिए भी यूएस बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाता है। प्लस अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड ताइवान स्टेट की, तो भैया इंपॉर्टेंट है ये शांति के लिए, एक तो स्थिरता चाहिए और दूसरा यहाँ पर शांति बनाए रखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करना चाहते, एंड सेल्फ डिफेंस सपोर्ट में यूएस हमेशा आगे रहता है ना। और यूएस क्या करता है, तो नॉन ऑफिशियल रिलेशन तो इनके बना के रखे हैं, लेकिन आधिकारिक राजनयिक संबंध की अगर हम बात करें तो भैया नहीं हो जाते हैं, ये बात तो है, क्योंकि ये वन चाइना पॉलिसी को भी फॉलो करते हैं। प्लस ये ह्यूमैनिटेरियन एंड डिप्लोमेसी सपोर्ट की बात करते हैं तो हाँ, मानवाधिकार और लोकतंत्र पर ये समर्थन लगातार देते रहते हैं, और नॉन ऑफिशियल डिफेंस की ये बातचीत करते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो वो थी जो सारी चीजें यूएस कर रहा था ताइवान के लिए, जो यूएस करता आया है अभी तक। लेकिन मुद्दा ये हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन का माहौल है, और किस चीज को लेकर के यहाँ पर समस्या है। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बातचीत यहाँ पर करी है। हिस्ट्री में हमें पता है कि भैया दो पार्टी थी, ठीक है, दोनों पार्टी अपना अपना एक तरीके से आधिपत्य जमाना चाहती थी। एक पार्टी वहां से निकल जाती है और जाकर के इधर ताइवान रीजन में बस जाती है। तो उनका कहना था कि भैया थे तो पहले दोनों ताइवान में ही, और यहाँ पर पूरी हिस्ट्री वो जो राजा महाराजाओं से लेकर के आ जाती, वहां से शुरू होगी, जो आप जानते भी होंगे थोड़ी बहुत यहाँ पर ताइवान की हिस्ट्री। ठीक है, उसके बावजूद तब से चाइना ये कहने लगा था ये हमारे ही लोग हैं, हमारा ही पार्ट हो जाता है, और इनका कब्जा ये हमारे ही कब्जे में है, इस तरीके से बातें होती थी। तो अब ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी ना, ये चाइना क्लेम करता है कि ये जो पूरा रीजन है ये हमारा हो जाता है, और ताइवान कहता है कि भैया ठीक है जो भी हो, लेकिन ये वाला क्षेत्र हमारा है, उसमें आपका किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। प्लस चाइना जो है इसको घेरने के लिए तीन तरफ से यहाँ पर उसने अपने मिलिट्री जो बेसेस एक तरीके से हैं वो बना रखे हैं कि हम कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, यानी कि डराने के लिए। प्लस इधर आओ, अब थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, ये हो जाता है हमारा पूर्वी चीनी सागर, और यहाँ पर ताइवान जलडमरू मध्य भी हो जाता है। ठीक है, इधर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार एंड वियतनाम, और इधर पूरा चाइना रीजन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि भैया यहाँ पर अगर हम बात करें व्यापारिक क्षेत्र, क्योंकि हाल ही में चाइना ने पता है क्या किया था कि इसको पूरी तरीके से, जैसे क्यूबा को यूएस ने कट कर रखा है किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता, तेल इस तरीके का, वैसे ही जब एक तेल का जहाज इधर आ रहा था ताइवान की तरफ, तो उसने बोला कि भैया हम चेकिंग किए बिना आपको नहीं जाने देंगे, और इस तरीके का एक पूरा ये लॉ लेकर के आने वाले थे, लेकिन फाइनली वो हो नहीं पाया। और धीरे धीरे करके ये ऐसे ही क्या करते कि वहां पर जहाज की पहले ये चेकिंग करते, फिर उसको रोकते, फिर बोलते बिना हमारी परमिशन के कोई भी चीज ताइवान जाएगी नहीं, ना ताइवान से बाहर एक्सपोर्ट होगी। तो ऑफकोर्स दिक्कत होने लगती वहां पर ताइवान को, क्योंकि इकोनॉमिकली ताइवान टूटा, और इससे वो उस पर
कब्जा कर लेता, क्योंकि डायरेक्ट कब्जा करने में चाइना को थोड़ा सा इशू है। वो सोचता है कि सारे नेशन उसके खिलाफ आ जाएंगे, तो क्यों ना धीरे 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 करके क्या करें, हम उसको जो सपोर्ट मिल रहा है उसको कम करें। और यही सपोर्ट, जिस सपोर्ट की अभी मैं बात कर रही हूं कि वो चाहता है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करने वाला, वही वो यूएस के साथ इस मीटिंग में डिस्कस करने वाला है। और इसलिए ताइवान यहां पर परेशान है, क्योंकि ताइवान जान चुका है कि चाइना डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा, लेकिन धीरे 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 करके उसके जितने भी एड और सपोर्ट है उसको कट करेगा, ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे ताइवान के कि वो चाइना के साथ जाकर के मिल जाए। चलो, अब इसी बीच आप देखोगे कि ये काम इन्होंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बताया ना कि ये नेशंस के साथ मिलकर के बातचीत करेंगे कि भैया ताइवान का सपोर्ट आप मत किया करो, धीरे धीरे ये जो भी सामान आवाजाही होता है उसके जहाज चेक करके उसको रोकेंगे। प्लस यहाँ पर इन्होंने ताइवान की जो पॉलिटिक्स है वहां पर भी ये घुस गए हैं। अब जैसे ये खबर आई कि ये जाने वाले हैं, यहाँ पर ये चीज होने वाली है, तो यहाँ पे अहेड ऑफ यूएस चाइना समिट ताइवान्स ऑपोजिशन लीडर सेड आइलैंड कैन एम्ब्रेस बोथ पावर्स। और इस तरीके से ताइवान की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की नेता अध्यक्ष हो जाती है भैया ये जो शी जिनपिंग है, इनके साथ मिली जाकर के। कभी ये इसका विरोध करती थी चाइना का, कभी ये कहती थी कि जो चाइना है वो गलत कर रहा है ताइवान के साथ, अब वो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसका समर्थन कर रही हैं। यानी कि ये ताइवान की पॉलिटिक्स में अपनी पहुंच बना करके आंतरिक विद्रोह को जन्म देंगे और धीरे 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 ताइवान को तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम ये क्यों कह रहे हैं कि भैया ये जो सारी चीजें हो रही हैं और जो ताइवान है इस तरीके से परेशान रहता है और चाइना इसके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, तो कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो एक खबर और आई थी जहां पर ये डॉक्यूमेंट एक लीक हुए थे 800 पेज के कि भैया 2027 में जो चाइना है वो रशिया के साथ मिलकर के हमला करना चाहता है और उससे पहले वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, नेशंस के साथ मिलेगा, इस तरीके से समिट्स करेगा और पूरा एक जाल बिछाएगा ताकि जब 2027 में उसको कैप्चर करने जाए तो कोई भी नेशन उसके अगेंस्ट ना खड़े हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे रूस ने उसको एक एंटी टैंक गन और एम्फीबियस टैंक भी दिए और वो दिए जिससे वो पोर्ट्स पर आसानी से हमला कर सके, बंदरगाहों पर आसानी से हमला कर सके और ताइवान को चारों तरफ से घेर सके। ये चीजें वहां पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसको 37 MBD 4M लाइट टैंक जिसमें से 100 मिमी तोप है, 30 मिमी ऑटोमेटिक गन है, एयरफोर्स आर्म पर्सनल कैरियर है, यहां पर आप देखोगे रकुश्का है, ये सब रशिया ने प्रोवाइड कराया है ताइवान को। सोचिए आप कि चीन को प्रोवाइड करवाया है, ताइवान को नहीं, ताइवान के लिए प्रोवाइड करवाया गया है ये ऑफ कोर्स। ठीक है, ये उसकी मदद कर रहा है। साथ ही कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे ये साफ हुआ कि ये जो अभी तक लड़ रहे थे ना यूक्रेन के साथ वॉर, तो ये यूक्रेन वॉर की स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं चीन के साथ कि जैसे हमने वहां पर युद्ध लड़ा तो हमें इससे ये फायदा हुआ, कैसे आपको लड़ना है ये भी देखो। और अगर ऐसा होता है इन 2027 तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होगी। एक तो यहाँ पर देखोगे चीन 3 स्तरीय रणनीति बना रहा है कि वो एयरबॉर्न, समुद्री और साइबर, ये तीनों प्रकार का हमला कर सके ताइवान के ऊपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैश्विक व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि भैया साउथ चाइना सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी आपको दिखाया था मैंने, इस साउथ चाइना सी से ही आप देखोगे दुनिया का 60% व्यापार यहां से होता है। तो वैश्विक अस्थिरता का जन्म हो जाएगा अगर ये ऐसा कोई भी स्टेप लेते हैं, इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, ये क्या कोई पहली बार है कि ऐसी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं या फ्यूचर के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर ये थ्रेट पहुंचाते रहते हैं? तो नहीं भैया, बहुत बार ताइवान इशू पर इन्होंने ये किया है। चाइना ऐसा करता रहता है। चाइना इज लाइक कि भाई मैं तो चुप बैठूंगा ही नहीं। 1954 1945 पहला ताइवान जलडमरू मध्य संकट आया था जहां पर कमीमो द्वीप पर कब्जे की कोशिश की गई थी और तोपखाने वगैरह तैयार किए गए थे चाइना के द्वारा। दूसरा 1958 जलडमरू मध्य, यहाँ पर कमीमो, मॉस्यू और किमनेम एक द्वीप है, इस पर कब्जे का प्रयास किया चाइना ने। इसके बाद 1995 1996 में आप देखोगे तीसरा ताइवान जलडमरू संकट आया जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के बाद चीन ने मिसाइल टेस्ट और सैन्य अभ्यास किए थे इसी के आसपास, और ये कंटिन्यूअस करता रहता है। इसके बाद 2005-2007 में चीन ने क्या किया, ताइवान के खिलाफ कानूनी कूटनीतिक चीजें अपनाई, संयुक्त राष्ट्र में गया और इस मुद्दे को उठाया और ताइवान की भागीदारी का विरोध किया कि नहीं, यूएन में ताइवान नहीं आ सकता है क्योंकि ये तो मेरा पार्ट हो जाता है। इसके बाद अगेन आप देखिए 2010 में लगातार चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा ताइवान के एयर डिफेंस और जो ऑटोमेटिक वहां पर चीजें हैं उससे बार बार घुसपैठ करता रहा।
जो इनके लाइक अनआइडेंटिफिकेशन के थ्रू ये जाते रहे, इन्होंने जो वो एरिया क्रॉस नहीं करना चाहिए वो भी करते रहे, बार बार इनके फाइटर जेट्स वहाँ पर जाते हैं, उनके एयर स्पेस पर देखते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक जहाज भी ताइवान के साइड भेजा था, जो कि बाद में इनको वापस बुलाना ही पड़ा। इसके बाद 2018 में ताइवान के आसपास इन्होंने बड़े पैमाने पर नौसैनिक और वायुसैनिक युद्ध अभ्यास किए। 2022 में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी से ताइवान यात्रा के बाद चीन ने ताइवान में चारों ओर मिसाइल और हमले करके अभ्यास किए थे। 2023 में चीन ने संयुक्त यहाँ पर आपकी जॉइंट स्वॉर्ड नामक एक बड़े पैमाने पर अभ्यास था वो किया। और 2024 लगातार हवाई घुसपैठ कर रहे हैं, ये नौसैनिक घुसपैठ कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव डाले जा रहे हैं, आर्थिक रूप से इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसके थ्रू ये जो ताइवान है उसको हमेशा प्रेशराइज करता रहता है चाइना। ये देखो इतने बार ये किया गया है चाइना के द्वारा ताइवान पर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम बात करें, जिस यू टर्न और सरप्राइज की बात ताइवान कर रहा है कि भैया कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इस बंदे के मूड का भरोसा नहीं है, ये कभी भी यू टर्न ले सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कभी यू टर्न लिया ही नहीं। अभी ईरान वॉर आपके पास लाइव एग्जाम्पल है जहां पर ये यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास रशिया यूक्रेन का लाइव एग्जाम्पल है जहां पर यूक्रेन को ये कह रहे हैं कि भैया जो जमीन रशिया मांग रहा है दे दो और सीज फायर तुम कर लो, और तुम्हें तो अब हम सैन्य जो है मदद भी नहीं देने वाले हैं। इस पे भी ये कह रहे हैं कि पहले ऑयल दोगे तब हम तुम्हारी सैन्य मदद करेंगे। तो अब सोचो कि किस तरीके से अगर ये यूक्रेन के साथ ऐसा कर सकते हैं जिसका इन्होंने वादा किया था कि भैया हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, जबकि सामने क्या है, रशिया सुपर पावर हो जाती है, तो चाइना भी तो पावर ही हो जाती है ना। तो ऐसे कैसे ताइवान की मदद कर लेंगे। प्लस जैसे हमने एंशिएंट में देखा है, अफगानिस्तान वॉर हो, इराक वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, यूएस सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोरियन वॉर, वॉर ऑफ 1812, सब में जो यूएस है वो भागा है वॉर को छोड़ करके। कभी ऐसा नहीं कि पूरा वॉर इसने खत्म किया हो। और अभी हम ईरान वॉर देख ही रहे हैं कि 6 हफ्तों में ही ये बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से इतिहास है यूएस का, यूएस के पास हिस्ट्री है कि जब उसको लगता है ना अब हमारी दुनिया में इंसल्ट होने लगी है, जब उसको लगता है कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला है और हम कहीं सुपर पावर से अपना नाम तो नहीं हटा लेंगे, जैसे ही वो हारने की कगार पर पहुंचने लगता है वो क्विट कर देता है और फिर उसके बाद एक ऐसा नैरेटिव सेट करता है कि भैया हम तो जीते थे इस युद्ध में। तो यही बात है कि इसीलिए ताइवान इतिहास भी जानता है इनका, इसलिए परेशान रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया इंडो पैसिफिक रीजन में इससे क्या चहल पहल होगी। क्या इंडिया के पास एक खुला फील्ड है अब चाइना को टैकल करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि चाइना पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज करता है इंडिया के खिलाफ। तो क्या अब इंडिया के पास पूरा का पूरा ये फील्ड होगा कि भैया हम ताइवान को यूज करें चाइना के खिलाफ, क्योंकि बहुत ही कम दूरी हो जाती है, हम अपने बेसिस वहां पर बनाएं और उसको वैसा ही यूज करें जैसे पाकिस्तान को चाइना यूज करता है। और हाल ही में आपने देखा होगा, कल ही खबर आई थी कि चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि हमने जो है वो इनको J-10 मिसाइल भी दी थी अपनी, और साथ ही फाइटर जेट दिया था हमने J-10, और साथ ही साथ हमने इनको लोकेशंस नेविगेशंस भी दी थी। तो इसलिए नाउ इंडिया इज अ मेन प्लेयर बिटवीन द चाइना एंड द ताइवान। हम इसे फुल फ्लेज एक अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ताइवान का भरोसा यूएस से उठा, जो कि वो कह रहा है हम कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बाय चांस मिल गया इस मीटिंग में, तो इंडिया एक बड़ा डिप्लोमेटिक गेम भी खेल सकता है, एक बड़ा जो चेंज है वो भी इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए ला सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में भी तो चाइना अपनी बढ़त बना रहा है ना। तो हम ताइवान को टैकल करके ये मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस, पावर बैलेंस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अभी देखो, भारत और ताइवान 2026 के बीच में हमारी जो भी पार्टनरशिप्स चल रही हैं ताइवान के साथ, हमने यहाँ पर आपका आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाए हैं। गुजरात में 12 इंच वेफर फैब्रिकेशन सुविधा यहाँ पर ताइवान के थ्रू उपलब्ध करवाई गई है। भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, इसलिए रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग हम लाई करके आएंगे। श्रम और शैक्षिक आदान प्रदान भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम मिजोरम आदि की जो चीजें हैं वो भी शामिल हो जाती है। तो ताइवान के साथ अभी हम हर वो जो एक प्रयास हो सकता है शांति वाला, सुरक्षा वाला, और हमने सेमीकंडक्टर को लेकर के डील भी ताइवान के साथ साइन कर रखी है। ठीक है, ऑल्दो हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, लेकिन इंडिया कहता है कि जब आप पीओके को हमारा पार्ट नहीं मानते, यानी कि आप वन इंडिया पॉलिसी नहीं मानते, आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो, तो वैसे ही हम आपकी वन चाइना पॉलिसी मानते हैं और हम ताइवान का सपोर्ट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे लिए बड़ा रोल अदा करेगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्यों इंडिया को और भी ज्यादा थोड़ा सा ताइवान की तरफ झुकाव रखना चाहिए और ताइवान का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर के भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा भी जमा रखा है। स्टार्टिंग से पाकिस्तान
ने कुछ इतने वर्ग किलोमीटर पर और चाइना ने कुछ इतने वर्ग किलोमीटर पर। इसमें भी चाइना रुकता नहीं है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपना पार्ट कहता रहता है और ये भी कहता रहता है कि भैया लद्दाख के पास का जो रीजन है वो भी हमारा हो जाता है। तो इसलिए ये सारी समस्याओं, आतंकवाद, इस तरीके से सिनेरियो से बचने के लिए हम क्या करें भैया, एक लीड रोल में आए। इंडिया को एक लीड रोल में आना ही पड़ेगा। इंडो पैसिफिक रीजन की चाहे बात हो जाए, चाहे यहाँ पर अपने क्षेत्र की संप्रभुता की बात हो जाए, क्योंकि ये एक ताइवान जो है ना वो चाइना के लिए एक साख का विषय है। साख समझते हो ना, इज्जत का विषय है। और अगर उसको लेकर के हमने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया चाइना से, तो कभी भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे हम जो कह रहे हैं ना कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, क्या ये सारी की सारी अभी की चीजें वॉर की तरफ मुड़ जाएंगी? नया वॉर क्या इंडो पैसिफिक में भी हो सकता है? मान लीजिए बातचीत उस लेवल पर नहीं हुई या फिर कोई समस्या हो गई, तब क्या होगा? तो अब इसी बीच ये संबंधों को भी डिसाइड करना है कि भैया इंडिया जो है यूएस के साथ रहने वाला है, इंडिया क्या करने वाला है चाइना के साथ, कैसे अपने आप को बैलेंस करने वाला है। और अगर हम इसे एशिया रीजन्स की बात करें तो भैया 4 नेशन है, यहाँ पर 1 एशियन है। मैनी चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड नाउ इंडिया इज ऑन लीड रोल कि वो अपने आप को भी साबित कर सकता है और इसके साथ इनको बैलेंस भी कर सकता है और चाहो तो इनको यूज भी कर सकता है इनके खिलाफ। एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर इंडिया इज अ ब्रिज नेशन बिटवीन 2 नेशन। इंडिया बहुत सारे नेशंस के बीच में ब्रिज नेशन है ड्यू टू देयर डिप्लोमेसी, कि हम किसी के साथ अपने संबंधों को नहीं खराब करते हैं, सबके साथ बातचीत करने का ट्राई करते हैं। और ब्रिज नेशन एक लीडिंग नेशन बन सकता है जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।